जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे पहले क्लास 6, 7 और क्लास 8 जो इतिहास है वो हमने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कल से ज्योग्राफी शुरू करेंगे, भूगोल शुरू करेंगे, पर किसी कारणवशात एक दिन कक्षा नहीं हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से हम कर रहे हैं क्लास को स्टार्ट। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल करेंगे चैप्टर नंबर 1। पिछले कक्षा में मैंने आपसे पढ़ कर के आने के लिए कहा था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ कर के आए हैं। चलिए पहले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की आशंका है। उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके मैं आपको इस सेशन में करवाऊंगा। क्वेश्चन एक रहेगा और सवाल अनेक रहेंगे। ध्यान से देखना, जहां पर इंपॉर्टेंट लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू सेशन का पहले नंबर के क्वेश्चन से। जैसे कि पहले नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह पर जीवन मौजूद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम शब्द को डिफाइन करते हुए चलेंगे कि किस ग्रह पर जीवन मौजूद है। सही उत्तर होगा आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर जीवन मौजूद है। अब ये तो हमारे पास एक प्रश्न है, पर इसी में से हम दो तीन प्रश्न और कैसे याद कर सकते हैं, कैसे चैन बना सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखना। मैंने पूछा किस ग्रह पर जीवन मौजूद है, आपने उत्तर दिया कि पृथ्वी ग्रह पर जीवन मौजूद है। अब हम पृथ्वी शब्द से प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ग्रह कितने हैं? ग्रह हैं 8। ठीक है, बताना कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो दूरी के हिसाब से यदि हम देखें तो दूरी के अनुसार दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे है। और यदि आकार के अनुसार देखें, ठीक है, आकार के अनुसार, तब आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। यहां से कितने प्रश्न बने? एक प्रश्न से हमारे 3 प्रश्न और बने। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा। और आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। एक प्रश्न और बनेगा, जो पृथ्वी ग्रह है ये आभ्यंतर ग्रह है या फिर बाह्य ग्रह है? दो प्रकार के ग्रह डिफाइन किए गए हैं। अब बताना इनमें से कि आंतरिक ग्रह है पृथ्वी या फिर बाह्य ग्रह है। सही उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वी जो है वो आंतरिक ग्रह में गिने जाएंगे। ठीक है, आंतरिक ग्रह है पृथ्वी, क्योंकि जो 8 ग्रह है, 8 ग्रह में से प्रारंभ के 4 ग्रह आंतरिक है और बाद के जो 4 ग्रह है वो बाह्य ग्रह है। यहाँ से इतने प्रश्न बनेंगे। ये सभी प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न सॉल्व करना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के निकटतम तारे की पहचान करें। पृथ्वी के निकटतम तारे की पहचान करें। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर है। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए एक बार हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रह है कितने। तो एक्चुअल रूप में ग्रह 8 है। ठीक है, 8 ग्रह है। 8 ग्रहों में से जो आपके सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। यहाँ पर घ नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये जो पारा है, पारा को ही हम कहते हैं बुध ग्रह। और ये जो पारा ग्रह है, यहाँ तो आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपसे यदि कोई पूछे, सबसे छोटा ग्रह, तो या तो आपको ऑप्शन में पारा देखने के लिए मिलेगा या फिर
बुध मिलेगा, दोनों ही सही हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ये 3 प्रश्न आपको और अपने कॉपी में ऐड कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल है? ये 4 है ऑप्शन, चारों में से तारामंडल कौन सा है? यदि आप इसका नॉर्मलाइजेशन करोगे, इसे आप एक एक करके ऑप्शन को छाटोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि प्लूटो जो है ये ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, और पृथ्वी सबसे पहले नंबर का प्रश्न ही आपने पढ़ा था कि ये एक ग्रह है। ये तीनों ग्रह है। रह गया एक आपका अर्सा मेजर। अर्सा मेजर प्यारे साथियों क्या है? यह एक तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है चौथे नंबर के क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें। ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करनी है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रमा इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां से एक प्रश्न और बनेगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि चंद्रमा पर पहले व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था। यहां मैं प्रश्न लिखता हूं, प्रथम व्यक्ति कदम रखने वाला। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। एक प्रश्न और बनेगा कि कब इन्होंने कदम रखा था, तो आपको उत्तर याद रखना है 29 जुलाई 1969। ठीक है, 29 जुलाई 1969। यहाँ से इस प्रश्न से ये 3 प्रश्न और हैं आपके लिए। पहला, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तीसरा प्रश्न है 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कदम रखते हैं। ये 3 प्रश्न आपको अपने कॉपी में और नोट डाउन कर लेना है। यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम करेंगे अगला प्रश्न, और आपका छठे नंबर का प्रश्न है, किन 2 खगोलीय पिंडों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कि क्षुद्र ग्रह किन 2 खगोलीय पिंडों के बीच में पाए जाते हैं। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। इन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह वास्तविक रूप में होता क्या है? तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पर यहीं पर यदि प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्या है प्रश्न? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेशन में बताना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्षुद्र ग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताना। इस प्रश्न का आंसर है, ग्रह का नाम है सिरस। ठीक है, सिरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न करना। 7वें नंबर का प्रश्न है कि तारों भरे आकाश में सफेद चमकते लाखों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है आपका मिल्की वे, जिसे कि आप लोग आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब ये आकाश गंगा वास्तविक रूप में क्या होता है? मिल्की वे हम किन्हें कहते हैं? आपको याद रखना है, तारों भरे खुले आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है, वह पट्टी आकाश गंगा या फिर मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि तारे किस दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। 8वें नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तारे जो है किस दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तारा शब्द से मतलब है सूर्य से। सूर्य किस ओर परिक्रमा करता है, तो सूर्य का रोटेशन जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड किससे बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड किससे बना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाखों आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड बना है। ठीक है, मतलब कि तारों का इकट्ठा समूह जो है उससे आकाश गंगा बना है, और आकाश गंगा लाखों आकाश गंगाएं मिल करके एक ब्रह्मांड बना है। ऑप्शन नंबर क सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। पारा, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और क्या होगा सही आंसर। पारा को बुध ग्रह भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है बुध, जिसे आप पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। एक प्रश्न और आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बताया था, जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है। ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब आप हम लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अमावस्या को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा अमावस्या को अमावस्या ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य मुख्यतः किस तत्व से बना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सूर्य है ये किस तत्व से बना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हाइड्रोजन से बना है। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा किस प्रकार से आपका बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सूर्य जो है, आपने गांव घर में सुना होगा कि सूर्य देव, मतलब कि सूर्य को देवता कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है देवता, तो आपको याद रखना है जो पौराणिक रोमन कथा है। ठीक है, पौराणिक रोमन कथाओं में, पौराणिक रोमन कथाओं में सूर्य को सूर्य को सूर्य देवता कहा गया है। ठीक है, सूर्य देवता या फिर सोल कहा गया है, सोल कहा गया है। ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। और आपको पता है जो सूर्य है ये सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी के साथ करेंगे हम अगला प्रश्न, और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश का प्राथमिक स्रोत क्या है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। सूर्य जो है ग्रहों के लिए ऊष्मा और प्रकाश का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। अर्सा मेजर ये एक सौरमंडल का ही भाग है। चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो नौवा ग्रह था। ठीक है, नौवा ग्रह था। हालांकि जो प्लूटो है ये काफी ज्यादा छोटा होने के कारण इसे हटा दिया गया है, इसे ग्रहों में गिनती नहीं किया गया है। यदि आपसे बाईचूक प्लूटो का अन्य नाम पूछ ले तो प्लूटो को बौना ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न करना। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा पृथ्वी जो है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हम एक ही भाग देख पाते हैं। कारण क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर होगा, क्योंकि
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में करता है और चंद्रमा को भी एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। ये मान के चलो कि ये एक रोटेशन का समय है। ठीक है, यहाँ पर ये है चंद्रमा और ये है आपका पृथ्वी। पृथ्वी को भी परिक्रमा करने में 27 दिन लगता है और इसको भी 27 दिन। तो जैसे ही 27 दिन में ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसलिए हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर के प्रश्न का। चलिए करिएगा अगला प्रश्न। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे। सेशन को समाप्त करने से पहले एक नम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए और ऊपर आपको घंटे वाला बटन दिख रहा होगा, उसे आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और जो भी साथीगण सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपको एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, यदि सीटेट में बेहतर स्कोर करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिदिन पर्टिकुलर एक बुक को एक चैप्टर से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए करेंगे। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है और इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको पहले नंबर के क्वेश्चन में बनाया था। सही आंसर इसका चंद्रमा, क्योंकि प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का वो है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चैप्टर नंबर 1 इस प्रश्न के साथ हमारा समाप्त होता है। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कल हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। टॉपिक का नाम है देशांतर और अक्षांश वाला करेंगे। तो जो भी आज पढ़ करके नहीं आए थे चैप्टर नंबर 1 को, मैं निवेदन फिर से करता हूँ कि कल आप जब आप इस क्लास को पढ़ने के लिए आएंगे तो आप चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले पढ़ करके आएंगे। एमसीक्यू फॉर्म जो होता है वो आपका मूल्यांकन करने का होता है, वो टेस्ट करने के लिए होता है कि आपने कितना पढ़ा है और क्या चीज़ छूट गया है आपसे। तो जब आप चैप्टर नंबर 2 को पढ़ करके आएंगे और मैं चैप्टर नंबर 2 से सवाल बना करके लाऊंगा, तो वहाँ पर आप ये देख पाओगे कि हाँ भाई, जितना मैं पहले पढ़ा था सही है या नहीं, या फिर कितना और पढ़ने की आवश्यकता है, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। चलिए ध्यान रखना, कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। शाम 7 बजे आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड मिल जाएगा। उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ करके आना है। और जो भी आपके अन्य साथीगण तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखना, मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।